सो हेलो दोस्तों, दिस सचिन फ्रॉम एसवाल अपडेट्स। और आज बहुत ही नया नया नोटिफिकेशन है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। ये तो बता दिया गया कि 10 दिन का पोस्टपोनमेंट दिया गया है उसके अंदर थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, लेकिन अंदर की बात क्या है और किस वजह से ये सब चीजें दी गई हैं, इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय वर्मा सर। डॉक्टर विजय वर्मा सर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं और एसवाल अपडेट से बहुत टाइम से जुड़े भी रहे हैं सर। और जब भी जरूरत पड़ती है हमारे साथ आने को तैयार रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ दोबारा से जुड़ने थैंक के लिए और बच्चों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सर सर। सबसे पहला, हाँ बिना सर समय गवाए हुए मैं सबसे पहले यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है डीयू के जरिए, इसके क्या मायने हैं? देखो, मायने ये है कि कल का यानी 26 जून का एक लेटर आया हुआ है ना। राइट। जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो 10 दिन के लिए पोस्टपोन किए जाते हैं। तो फिलहाल ऑफिशियल मायने सिर्फ इतना ही है कि ओके। अभी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं। इसका मतलब पोस्टपोन ये हुआ हुआ है। कि यूनिवर्सिटी लेटेस्ट डेवलपमेंट और लेटेस्ट क्राइसिस को लेके काफी कंसर्न्ड है। जो हम्म। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं और वो उसके प्रोज एंड कॉन्स इवेलुएट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसका सिंपलेस्ट मीनिंग तो यही है आज की तारीख में अभी तक कि ये जो एग्जाम है इस नोटिफिकेशन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन्ड हुए हैं। इसको बच्चे ओके। कैंसिलेशन ना माने, मतलब ये ना माने कि एग्जाम नहीं होगा, ऐसा वो ना माने। अभी इसका ओके। मतलब है कि जो होना था उसको 10 दिन के लिए टाला गया है। इसका सिंपल मीनिंग ये है। ठीक है। सर बच्चों की इसमें क्वेरी ये आ रही है कि एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें ये कहा था कि एग्जाम से 7 दिन पहले मॉक होंगे, तो मॉक नहीं हुए। देन उसके बाद एक एडमिट कार्ड की कोई मियाद होती है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले मिल जाना चाहिए, 5 दिन पहले मिल जाना चाहिए। वो एडमिट कार्ड बच्चों के हाथ में नहीं आया। बिल्कुल 1 तारीख को पेपर होने वाला था और आज 27 तारीख को लेटर एसओएल की वेबसाइट पे डाला गया है। बच्चों के लिए एक सर पैनिक की सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी लैग कर रही है बच्चों के साथ जुड़ने में? देखो, लैग की बात मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा। समझने वाली बात यह है कि एक ऐसी क्राइसिस है जिससे हर लोग अफेक्टेड है और हर लोग परेशान है। सिर्फ बच्चे ही नहीं परेशान है, उनके कंसर्न गार्जियन ही नहीं परेशान है। यूनिवर्सिटी सिस्टम कहीं भी हो, मतलब कोई भी जो सिस्टम है अपने आप में वो कई कई तरह की चैलेंजेस से जूझ रहा है। अब सबके राइट। पास ऐसी स्थिति में एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि हम वर्चुअल मीन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हाँ ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जुड़े। तो ऑब्वियसली उसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। देखो, अब ये जो क्राइसिस आया ये का एक आया 22 मार्च को ही ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ कि ऐसा है। मैं तुम्हें सच हम्म। बताऊं तो मैं खुद भी लैपटॉप लेके नहीं बैठा हुआ था। मतलब किसी ने ये एज्यूम नहीं किया था। वी वर प्लानिंग कि अच्छा सा लैपटॉप कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट इट वाज आउट ऑफ सडन। सिचुएशन ऐसे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चैलेंज है। मतलब इसको हम्म। अगर बहुत पर्सनल लेवल पे देखो, हर किसी को अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है। इसमें कोई मतलब इफ एंड बट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये है कि उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, सेटअप चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर जो लोग जानते हैं, मैं तो इससे सिंस 86 जुड़ा हूँ एज ए स्टूडेंट और फिर टीचर, तो मेरा एसोसिएशन इस यूनिवर्सिटी से बहुत लंबा है। तो ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक महासमुद्र है, एक महासागर है, एक कॉन्टिनेंट है अपने आप में। इसकी तुलना छोटे मोटे यूनिवर्सिटी से जैसे जेएनयू है, उनकी जो टोटल संख्या ऑफ टीचर और स्टूडेंट होगा वो मेरे दयाल सिंह हम्म। कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट से भी कम पड़ता है। तो दिल्ली राइट। यूनिवर्सिटी जो है ये काफी बड़ा सेटअप है और इसके लिए कोई भी डिसीजन लेने के पहले बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और ये अपने आप में बहुत आसान नहीं है। अब इस कोरोना पीरियड में ये हुआ है कि सब चीज ऑनलाइन ही सिस्टम है। अब राइट। ऑनलाइन भी हमारा बिल्कुल 100% रिलायबल है ये भी कहना ठीक नहीं है। कई बार हम्म। क्राइसिस इसमें भी है। आपके पास नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार तो हमारा वाईफाई काम नहीं करता है, तो उस समय मैं भी हैंडीकैप हूँ। कई बार आप मान लीजिए 2 दिन आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो पता लगा कि आपका सब सेटअप ठीक है लेकिन आपकी
जो लैपटॉप या सिस्टम है या कंप्यूटर है या मोबाइल चार्ज ही नहीं, तो ये समस्या ही अपने आप में एक अजीब सी है। और ये एक अजीब सा चैलेंज है, नया चैलेंज है, और इसके लिए पहले से कोई तैयार भी नहीं था। अगर मैं तुम्हें कहूँ थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी नहीं पता है आज की तारीख में कि इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करें, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पे है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कंफ्यूजन की स्थिति भी है और परेशानी तो है ही। लॉकडाउन का ही 22 मार्च से जोड़ लो तो आज भी 4 महीने के करीब हो चुके हैं, और सब लोग घर में बंद होके ऐसे ही सोशली साइकोलॉजिकली बहुत एलिनेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन में, मोनोटोनस, सब उस दौर से गुजर रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटी जो है इस पे कुछ न कुछ अच्छा डिसीजन लेगी, वर्कआउट करने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दे हैव टू डू इट। अब वो थोड़ा सा करने में समय लग रहा होगा, तो देखते हैं आगे क्या होगा। सर एक सवाल ये है कि क्या थर्ड ईयर के पेपर लेना इतना ज्यादा जरूरी है? क्वेश्चन ये है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को असाइनमेंट देके पास कर दिया जा रहा है। अब क्या थर्ड ईयर के बच्चों पे इतना ज्यादा जरूरी है कि उन पे इंटरनेट का बर्डन डाला जाए? क्योंकि जैसे मैं देखो इसको एक थोड़ा स्टूडेंट सा, थी। नहीं ठीक है, तुम्हारा सवाल है, उसको थोड़ा मैं पीछे से समझने की कोशिश करूंगा। किसी को ये नहीं पता था कि क्राइसिस इतना लंबा खींचेगा। आज भी अगर किसी से पूछो, इवन एक मेडिको एक्सपर्ट से पूछो, तो वो ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो बता पाए ये कब तक चलेगा। कोई बेस सर्टेनिटी ये नहीं कर सकता है पूरे ग्लोबल सिस्टम में, ये जुलाई में खत्म हो जाएगा या मई अगस्त में खत्म हो जाएगा या अक्टूबर नवंबर तक, तो ये किसी को पता नहीं था। ठीक है, ये एक जब सिचुएशन आया तो यूनिवर्सिटी ने एक रास्ता निकाला कि भाई उनको ये एंटीसिपेशन था, एवरीबॉडी वेर सपोजिंग कि जुलाई तक मामला सेटल डाउन थोड़ा होगा, बेटर होगा, ये सब हमें भी लग रहा था। मतलब हमने भी घर में कहा था कि 2-3 महीने में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन हालात ये ऐसे हैं कि ये तो अजीब सा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत इनविजिबल इनेमी से आप लड़ रहे हैं और नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। टेक्निकली हो या बायोमेडिकल टर्म में हम बात करें तो ये एक समस्या है। तो यूनिवर्सिटी ने एक रास्ता निकाला था कि ऐसा कर लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और सेकेंड ईयर के यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, इनको इनके प्रीवियस परफॉर्मेंस का 50% वेटेज देकर, और जो इनका इंटरनल असेसमेंट होता है पहले 25 के होते थे आउट ऑफ 70 पे, उसको 50% वेटेज देके इनको निकाल दिया जाए। ये तो बहुत पहले रिजॉल्व हो चुका था, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं था। मेरा ख्याल है दिस डिसीजन केम ऑन टाइम, इसमें कही ये थी। ये जो फाइनल ईयर वाली बात है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज को ये लग रहा था कि ये टाइम पे ठीक हो जाएगा जुलाई तक, जैसे कई स्कूल ने भी स्पेकुलेट किया था कि हम 1 जुलाई को स्कूल खोल देंगे। लेकिन देखो ये किसी के बस की बात नहीं, जैसे जैसे सिचुएशन समझ में आएगा, हैंडल होने की स्थिति में होगी, वैसे वैसे ही हम आगे मूव कर पाएंगे। अब तुम्हारी बात दूसरी रही कि क्या ये इतना अर्जेंट है या इतना जरूरी है। भाई मुझसे पूछो तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर नॉर्मल होता तो ठीक है, एग्जाम ले लिया जाता। मैं तो अगर मान लो सपोज करो कि 15 जून तक सब कुछ ठीक हो गया होता, हाँ, तो 20-25 दिन बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लेती, कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ थर्ड ईयर के बच्चों को ही तो हैंडल करना था। लेकिन ये तो एक ऐसा क्राइसिस है जिससे सब लोग परेशान है, सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, कैंसिल तो बहुत कम हुए। अब जो रही बात, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी कैंसिल नहीं हुआ, ये आज की तारीख में अच्छी तरह समझ लो, पोस्टपोन्ड हुए हैं, है ना, कि ये एग्जाम अभी फिलहाल नहीं होंगे, आगे आपको ड्यू डेट पे बताया जाएगा। अब रही बात ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम का है, तो एचआरडी ने रिसेंटली 3-4 दिन पहले, मेरा ख्याल है 24 को उनकी मीटिंग हुई थी, है ना, और उसमें यह तय हुआ था कि भाई ऐसी स्थिति है, तो दे लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी कि आप अपना देख लीजिए, है ना। उसने कोई ऑथोरिटेटिव ऑर्डर नहीं पास किए हैं, एक सजेस्टिव मॉडल है कि आप अपने सिचुएशन को एसेस कर लीजिए और सॉरी, और जैसा होता है आप उसको वर्कआउट कीजिए। कई यूनिवर्सिटी ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया और प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पे ही कहा कि हम ले लेंगे। मेरा ख्याल है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस एक डायलेमेटिक सिचुएशन में है कि इसको हम कैसे हैंडल करें। तो मेरा मानना है कि कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। सीरियसली यूनिवर्सिटी इसको इवेलुएट करेगी और देखेगी। रेसिस्टेंस तो
चारों तरफ से है। डूटा ने भी इसको कहा है कि भाई इसको ना किया जाए, दूसरों की तरफ से भी आया है। जो फीडबैक भी आए थे उसमें वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे थे उनका भी सबमिशन यही था कि मतलब जो है ना, राइट राइट, जो सबमिशन था वो ये था कि किसी भी तरह से, है ना, वो ये इसको ठीक, इसको फीडबैक में भी आया था। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने ये कहा कि भाई इसको जो है आप कैंसिल कीजिए और हमारा कोई दूसरा पैटर्न निकालिए। तो एक रास्ता फिर वही वाला हमारे पास है यूनिवर्सिटी के पास, कि जैसे उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया है, और उस तरह आप सिक्स सेमेस्टर के बच्चों को भी देख सकते हैं। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, इसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के अपनी विजडम और एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको देखते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल सर की सिचुएशन के बीच में भी जैसे एक दो बार न्यूज़पेपर में आने लगा था और कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स बच्चे मुझे कुछ सेंड करते थे। मेरे सचिन, इस पे मैं थोड़ा सीरियसली कुछ कहूंगा। मैं, चूंकि तुम जानते हो कि मेरा फोन नंबर भी पब्लिक डोमेन में है, और हर दिन मैं 5-6 फोन तो डेली शाम को अटेंड कर ही रहा हूँ कि सर क्या करें। तो मेरा सलाह एज ए टीचर ये है, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर वैसे पढ़ें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब देखें, जो करें, लेकिन इसका बेस्ट तरीका है कि थोड़ा सा रेगुलरली, है ना, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उसको थोड़ा रेगुलरली चेक करें। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ऑथेंटिक वहीं पे आएगा डिस्कशन के बाद, और उसी सूचना का महत्व है। बाकी सारी चीजें जो है, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है तो पढ़े, लेकिन वो जिसने भी रिपोर्टिंग किया है वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, ऑफिशियल इसको कोई नहीं ले सकता है ना। तो सारे बच्चों के लिए सजेशन ये है। वैसे आजकल के बच्चे तो थोड़ा व्हाट्सएप और ये सब इस पे लगे ही रहते हैं, है ना, गूगल और ये सब, तो हम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट है। तो थोड़ा सा रेगुलरली दिन में 2-3 बार चेक कर लें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और बाकी कोई भी न्यूज है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ओवर फीडबैक का ओवर इनपुट और आउटपुट का जमाना है। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि किसी भी तरह का न्यूज जो ऑथेंटिक नहीं भी है, जो रूमर भी है, जो सस्पिशन के दायरे में है, उतना तेजी से फैलता है कि बच्चों का, एक तो ऐसे वो स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे और परेशान हो जाते हैं। मान लो किसी ने कुछ भी बना के भेज दिया और कहा कि कल से ये होगा, अब होगा जब तक वो पता लगा कि कंसर्न अथॉरिटी के नॉलेज में आया, तब तक जो है ऑलरेडी इतना डिले हो गया है कि वो वायरल हो गया। तो ये सब बड़े, आजकल तो हर न्यूज चैनल पे मैं देखता हूँ कि उसका एक टेस्ट वो करते हैं कि जो ये व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, वायरल हुआ पड़ा है, हाँ, तो आजकल इतना है ना, टेक्नोलॉजी में कैसे क्या फोटोशॉप हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये चीजें जो है, तो उनसे बच्चों से या उनके गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो टाइम टू टाइम रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसको चेक करें, और इधर उधर का न्यूज पढ़े भी तो उस पर ज्यादा रिलाई ना करें। राइट सर, मेरा एक, आपने काफी सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। एक जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सर अभी असाइनमेंट के लिए बच्चों को बोला गया और एसओएल की वेबसाइट हैंग कर गई बहुत बुरी तरह से। एसओएल की वेबसाइट जो है वो इतने एक बार में कई लाख बच्चों का लोड नहीं ले पा रही है। ऐसे टाइम में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्या वो इस बात से, पहली बात तो अवगत है, और दूसरी बात, क्या जो बच्चों की क्राइसिस है वो उन तक पहुंच भी पा रही है, या बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अपनी भड़ास निकाल के या कमेंट्स करके नहीं है। देखो ऐसा है, अथॉरिटी जो भी होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो हमारा वॉल्यूम है, जैसे एसओएल का खास करके बात करें, हाँ जी, ये अपने आप में ये मुझे लग रहा है 20 यूनिवर्सिटी के बच्चों के बराबर है। इसको हैंडल करना आसान नहीं है। जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके लिए चैलेंज नहीं है, एक सुपर चैलेंज है। मतलब मजाक नहीं है आप इतने बच्चों का एग्जाम करा लें, हाँ, एनुअल मोड में भी अगर कराना पड़े। फर्स्ट ईयर का तो अभी चलो वो भी अब एनुअल टाइप ही कुछ होगा या जो भी है ना, जो भी होगा
इतने बच्चे हैं कि इनको ये करना और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से करना, तो उसके लिए इट्स ए सुपर चैलेंज। अब देखते हैं कि कैसे इसको लोग हैंडल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अवेयर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर सकता जी हम नहीं जानते हैं और हम नहीं करा सकते। सम डिसीजन हैज टू बी वर्कड आउट। डिसीजन तो उनको लेना पड़ेगा। वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, ऑब्वियसली 10 दिन का जो टाइम है पोस्टपोनमेंट वाला, है ना, इसको मैं इसी रूप में दे रहा हूँ कि वो तैयारी के लिए या डिसीजन के लिए कि वो 10 दिन का टाइम रखा गया है। ये मेरी अपनी समझ। ओके सर, आप फिलहाल जैसे 10 दिन का ये लोग टाइम तो ले रहे हैं, फिलहाल आपकी समझ क्या कहती है? एग्जाम कैंसिल होंगे या अभी चांसेस हैं कि वो लोग एग्जाम 10 दिन बाद रखने के पूरे पूरे मूड में है? देखो, ये तो किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। अगर उसमें मान लो वो जो डिसीजन होगा वो कलेक्टिव होगा। अगर उसमें 10 लोग मेंबर हैं, है ना, डीन एग्जामिनेशन है, डीन कॉलेजेस हैं, सारा एक सेटअप है, वो सारा 10 लोग 5 लोग जो भी है हायर ऑफिशियल, वो मिलके ही डिसीजन ले पाएंगे। तो कलेक्टिव लेवल से तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन अगर तुम मुझसे मेरी पर्सनल बात पूछ रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सिंपल है। इसको ज्यादा एक ईगो हसल भी ना बनाया जाए, क्योंकि और ज्यादा इस मतलब जो सबसे कन्वीनियंट तरीका है वो ये है कि और मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी शायद इस पे सोचना चाहिए उसको कि जो ऑलरेडी जैसे रेगुलर बच्चे हैं तो 6 सेमेस्टर में 5 तो दे चुके हैं ना भाई। उनका असेसमेंट कौन कैसा है, एक सेमेस्टर की तो बात नहीं है, 5 के आधार पे आपने उसको असेस किया है। बाय एंड लार्ज यू गेट ए पिक्चर कि ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, ये बच्चा कैसा है, ठीक है। अब माइनर वेरिएशन हो सकता है। अब रही बात दूसरी बात कि नहीं, कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी हम थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है एक ऑप्शन दे दे कि भाई जिन जो सेटिस्फाई, जो मान लो एडमेंट है कि नहीं मैं एग्जाम दूंगा ही, है ना, मेरे लिए ये सुटेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक बास्केट फॉर्मूला रख के कि ऐसा किया जा सकता है कि भाई उनको कहा जाए कि ठीक है, आप ऑप्शन जो दूसरा वाला है उनके लिए टाइम दे दीजिए और कहिए कि आप एग्जाम दे दीजिए, है ना। कई बच्चे होते तो उसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एक लार्जर चंक ऑफ जो समस्या है वो पहले ऑप्शन से फिल हो जाएगा और जो दूसरा वाला है वो दूसरे ऑप्शन से फिल हो जाएगा। इसमें मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये मेरी अपनी समझ है। कलेक्टिवली आज की तारीख में कोई आदमी, कोई अथॉरिटी इस पे कोई कुछ भी नहीं बोलना पसंद करेगा, क्योंकि ये जो डिसीजन होगा वो कलेक्टिवली होगा। इंडिविजुअली जो है वो अपनी अपनी राय हो सकती है, तो है ना। हाँ, तो मेरी समझ यही कहती है। सर मेरा आखिरी सवाल, और ये हर बच्चे से जुड़ा हुआ है। हमारे पास एसवाल में इतने सारे बच्चे हैं, एनसीवेब के बच्चों के लिए भी ये नोटिफिकेशन आया है। इस टाइम बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और ये रियल प्रॉब्लम बनती जा रही है, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ही नहीं। ये जो एग्जाम का डेली का जो टसल चल रही है कि नोटिफिकेशन को लेके और बाकी चीजों को लेके, कि आज एग्जाम होंगे, हमने तैयारी कर ली, दिन पता चला 10 दिन बाद और खिसक गए। अभी जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो मुझे कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, होम टाउन में हूँ, और मैं अब वहां पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, मैं एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं दिल्ली आई और अगर पता चला कि एग्जाम नहीं हुए, तो पहले ही ऑलरेडी 2 बार मेरी डेट शीट चेंज हो चुकी है, मेरे घर वाले तो मुझे दोबारा पेपर देने नहीं देंगे किसी भी हालत में। हाँ, ये सब समस्या है ना। देखो, ये समस्या बिल्कुल है, क्योंकि ये जो भी हुआ था एक बड़ा अजीब सा क्राइसिस था, और जो अनाउंसमेंट भी हुआ वो एकाएक हुआ, फिर मोबिलिटी भी जो है बड़ा लिमिटेड है ना। अब मैं तुम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एक टीचर की बात कर रहा हूँ कि उनके बड़े भाई की डेथ हो गई। वो सब लोग वहां चले गए, है ना, बाल बच्चे के सहित, क्योंकि हमारा बिहार का पृष्ठभूमि में परिवार बहुत बड़ा शब्द होता है। अब वो चले तो गए, उसके बाद पता लगा कि जी तब तक वो झारखंड गए, तब तक पता लगा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत भयानक है, राइट। अब वो बच्ची ये कह रही है कि एग्जाम हम कैसे दें, क्योंकि वो वहां चली गई है ना। अब उसमें क्या है कि वो बुक लेकर तो गई नहीं। अब वो दो चीज है। बिल्कुल, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो वो चाहते हैं कि वहीं रुक जाएं, क्योंकि वहां स्थिति बेहतर है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि विजय जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेले हवाई जहाज से आ जाऊं, उसकी बुक्स लेकर चले जाऊं। अब ये सारी समस्या है। देखो, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है,
थोड़ा नहीं है और एक लेवल पे नहीं है। और स्ट्रेस सिर्फ एग्जाम की वजह से नहीं है, बहुत कलेक्टिव एक्युमुलेशन है। भाई जो बच्चे हैं उनके कोई गार्जियन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनका जॉब का क्राइसिस है, सिचुएशन है। बहुत सारे बच्चे जो हैं तुम्हारे एसएल में तो खासकर वो बच्चे हैं जिनकी जो स्थिति है ज्यादातर सबअल्टर्न ग्रुप में, जो लोअर इनकम ग्रुप से हैं। तो ये कपल्ड है, मतलब एक दूसरे से वो सब मिलकर मामला सच में स्ट्रेसफुल हो गया है। और ये मुझे ये कहने में और एडमिट करने में दिक्कत नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही स्ट्रेस में नहीं हैं, उनके गार्जियन भी स्ट्रेस में है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी होगा, और ये फाइनल ईयर के बच्चे हैं ना, इसमें कई बच्चे ये थे जो ये चाह रहे थे कि जल्दी से हमारा डिग्री हो और हम कई छोटे जो भी है अपने डिग्री और अपनी जरूरत के हिसाब से जॉब पकड़ ले, वो भी उनको नहीं दिख। तो स्ट्रेस तो है, एवरीबॉडी इज अंडर स्ट्रेस, इवन एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर स्ट्रेस, है ना। वो सिर्फ बच्चे नहीं है, हाँ किसी का कम और ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोई यहाँ अटक गया है, कोई बच्चा बोला कि सर हम होली में आए थे और यही आए थे और यही रह गए, मेरी सारी बुक जो है दिल्ली में रूम में पड़ी हुई है। ये एक अलग सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक बात है। मैक्सिमम हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या है, गर्ल्स स्टूडेंट है और ये आउटसाइडर हैं। अब मैं एज ए टीचर, मेरे कई फ्रेंड थे जिनकी बच्चियां यहाँ थी, उन्होंने मुझसे पर्सनल सजेशन मांगा कि आप के समझ से क्या होना चाहिए। तो कोई एंटीसिपेट नहीं कर रहा था ना कि ये मामला इतना लंबा और काफी इंटेंस हो जाएगा। हाँ, तो हम लोगों ने तो यही समझा था कि 10-15 दिन, 1 महीने, सवा महीने में मामला खत्म हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अच्छा देखो एक चीज और मैं कहूंगा एज ए टीचर, ये एज ए टीचर कह रहा हूँ जी और ये फाइनल ईयर के बच्चों से कह रहा हूँ हाँ, ये चीज समझ लो कि अब फाइनल ईयर में हो, और फाइनल ईयर का मतलब ये है कि जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ठीक है, एकाएक आप अपना ही बाप हो जाते हो। तो कोई तुम्हारा बाप फिर होता नहीं है, आप एकाएक जवान हो जाते हो, आप एकाएक बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। और घर में हर कोई, है ना, खाना खाते वक्त तंग करके रख देगा, मम्मी से पापा तक, कि आगे क्या करना है, आगे क्या सोचा है। तो थोड़ा सा आप अब बड़े भी होइए, स्ट्रेस भी थोड़ा लीजिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ना सिर्फ आपका अपना भविष्य आपके कंधे पे है, आपकी जिम्मेवारी है, आपके परिवार की, देश की, समाज की, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, ठीक है, वो सारी जिम्मेवारी आपको झेलनी है। तो हर समय कब तक बच्चे बने रहोगे? हम तुमको फर्स्ट ईयर के बच्चे टाइप नहीं ट्रीट कर सकते। और ग्रेजुएट, ये 3 साल में ना, ये 10 साल का फर्क होता है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और जो फाइनल ईयर में जा रहा होता है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो 10 साल मैच्योर हो चुका है, ताकि अब वो एक फील्ड में जाए और जो भी चैलेंजेस उसको फेस करना है उसके लिए वो तैयार रहे, है ना। तो थोड़ा सा एक एज ए टीचर मैं कह रहा हूँ, मुझे इस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, आप बड़े होंगे, है ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, वो प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप अपने मन को भी कड़ा करें और इस चीज के लिए तैयार रहें कि फ्यूचर में भी हमें जो है, जो भी क्राइसिस आएगा देखा जाएगा। हिंदी में एक कोटेशन है, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, है ना जी सर। मर्दे हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, मतलब आदमी वो है जिसमें हिम्मत है, और हिम्मत है तो फिर आपके लिए जहान है ना। तो मेरा ख्याल है हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी क्राइसिस है, मजबूरी में ही, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो ऑल्सो। अगर ये 10 दिन के लिए इतना पैनिक हो गए तो फ्यूचर को लेके भैया कितने पैनिक हो जाओगे, मुझे ये बता। बिल्कुल ठीक बात सर, इसमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। और अब आप फाइनल ईयर में हैं, आप प्लीज डोंट बिहेव लाइक फर्स्ट ईयर किड्स और स्कूल किड्स एंड सेकेंड ईयर। और मैं जो टीचर ये मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच की जो दूरी है, एकेडमिकली 1 साल की दूरी है, लेकिन उम्र में कम से कम वो 3-4 साल आपको साइकोलॉजिकली ग्रो करता है, ठीक बात है। सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर जो दूरी है,
वो और भी 3 साल 4 साल ऐड करता है। तो इसलिए मैं बच्चों से यही कहूंगा कि थोड़ा मैच्योर होइए, हिम्मत रखिए। क्राइसिस, जिंदगी का नाम ही क्राइसिस है, और हिम्मत से बहुत चीज पाया जा सकता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि भविष्य में वो अच्छा करें, और नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इससे हौसला मिला होगा। आपने इतने जो शब्द गए लास्ट में, वो काफी ज्यादा हौसलावर्धक शब्द थे। हाँ, वो और करना पड़ेगा ना, सिचुएशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हाँ सिचुएशन भी काफी हद तक आपने अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की भाई, कि बच्चे फिलहाल को क्या बड़ा चल तो रहा है। होना पड़ेगा ना, कब तक वो राइट, बच्चे रहेंगे? हाँ, राइट, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल एंड नोबडी बिल्कुल। वांट्स टू बी ममा बॉयज फॉर सो लॉन्ग यार, कोई पसंद नहीं करता। हाँ, है ना? राइट, 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जो लड़के हैं उनके लिए तो खास करके मैं कहूंगा कि शायद उनको इतना नहीं है कि लड़कियां इस शब्द को एक गाली के रूप में इस्तेमाल करती है कि ही इज ए मामा बॉयज। तो मामा का बॉयज मत बनिए, ठीक है? और गर्ल्स के लिए भी बता रहा हूँ, इक्वलिटी का जमाना है। आप हर जगह ये कहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो आप भी जी जरा जी जी। मजबूत रहिए, एंड ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। एंड जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, एवरी रिलेशन इज ए पावरफुल, इज सो अ बी पावर रिलेशन। पावरफुल, बी सक्सेसफुल, एंड बी डिटरमिन्ड। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्राइसिस ठीक है 2 महीने में नहीं होगा, 4 महीने में ठीक हो जाएगा। हाँ, जी। है ना? तो हिम्मत नहीं हारिए, और मजबूती के साथ रहिए, इस जज्बे के साथ रहिए कि जो देखे, जो होगा देखेंगे, और उसको ओवरकम करेंगे। जो है ना, इंग्लिश का बहुत वी बहुत शैल शुक्रिया सर। ओवरकम। यस, हाँ, थैंक यू, यस सर, थैंक यू, यस सर, बहुत थैंक यू। बहुत थैंक